नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो प्रतियोगिताएं परीक्षाएं होती है उनमें जो अगला टॉपिक है हमारा वो है चैप्टर नंबर, या हम उसको कह सकते हैं अध्याय नंबर 15, और उसका नाम है ज्यामिति। जो कभी कभी आज सीधे सीधे क्वेश्चन आ जाते हैं उनके लिए जो आपको सीधे ये लाइनें याद रखनी है। और कभी भी आपको ये जब आप मतलब जाते हो तो फ़ोन में फ़ोटो खींच दीजिए, और कहीं भी बस में कहीं भी सफ़र करते हो तो उसको बस निकाल के पढ़ते रहिए, ताकि आपको उस लाइनें भी याद हो जाएगी और आपका सफ़र भी आराम से कट जाएगा। तो ज्यामिति से संबंधित कुछ मुख्य जो बिंदु होते हैं वो बता रहा हूँ। उसमें आपको पहला है बिंदु, कि बिंदु क्या होता है। बिंदु क्या है? अति सूक्ष्म बिंदु जिसकी न तो कोई लंबाई, ना कोई चौड़ाई और ना ही कोई मोटाई, वो बिंदु कहलाता है। अति सूक्ष्म यानी कि जो ये पॉइंट, ये बिंदु है। नॉर्मली आप इसको ऐसे कह सकते हैं परिभाषा के रूप में। अब मैंने बता दिया कि इसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई जो इसकी मोटाई नहीं होती है, ये बिंदु। अब दूसरा नंबर है रेखा। रेखा किसे कहते हैं? रेखा की परिभाषा क्या है? बिंदुओं का एक ऐसा समूह जिसमें सभी बिंदु एक सीधी रेखा में एक दूसरे से सटे होते हैं, अर्थात जिसमें एकमात्र लंबाई होती है, जिसकी जबकि मोटाई और चौड़ाई नहीं होती है, और एक सीधी रेखा होती है। ऐसे ऐसे बिंदु होते हैं छोटे छोटे, वो रेखा कहलाती है। अब यहाँ पे एक नोट लगा के लिख देना है, क्या? कि एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं गुजर सकती है। एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं गुजर सकती है। अब अगला वो है रेखाखंड। रेखाखंड किसे कहते हैं? जैसे दो बिंदु है, मान लो आपके पास P और Q, दो को मिलाने वाला एक सीधा जो परिपथ है वो रेखाखंड कहलाता है। दो बिंदुओं को, तो PQ के दो अत्यंत बिंदु हैं, जैसे PQ दो रेखाखंड के अत्यंत बिंदु है। रेखाखंड एक निश्चित लंबाई है तथा इसकी दो निश्चित अनंत बिंदु है ये, और आपको इसको क्या कहेंगे? रेखाखंड। जैसे आपको इसमें मैं बता देता हूँ थोड़ा, और ये जैसे हो गया P और ये Q, ये जहाँ जहाँ बिंदु स्थित है और ये रेखा इतनी लंबी है, ये वाला क्या है? रेखाखंड। समझ में आया? इसका भी एक नोट लगा के लिख दो। दो बिंदुओं से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। नोट लगा के लिखना है। जो ये नोट है, दो बिंदुओं से होकर एक ही रेखा, दो बिंदु से होकर केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। ठीक है। अब अगला किरण। किरण यानी कि निश्चित दिशा में अपने एक बिंदु से अनिश्चित रूप से आगे बढ़ती है, आगे की ओर जो बढ़ती है, यानी कि ये वाला एक पॉइंट और ये रेखा कहलाती है। इसका डायग्राम किरण की तीर जो इसको है, अपन दिखाएंगे कैसे, इसको अपन ऐसे दिखाते हैं कि ये किस तरफ बढ़ते है। तीर द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे कागज पर प्रदर्शित किया जाता है। यदि किसी किरण का प्रारंभिक बिंदु P है तो उसे निम्न प्रकार दर्शाएंगे। जैसे कि उसका कोई P बिंदु है तो उसको अपन कैसे दर्शाएंगे? P बिंदु को जैसे इसके प्रकार ये बिंदु है और इसको दर्शाएंगे अपन P के सापेक्ष। तो P बिंदु ये क्या रेखा है, इसको अपन दर्शाएंगे Q, फिर R, तो ये हो गया। अपन ऐसे चित्र बना के भी बता सकते हैं। अगर परिभाषा लिखनी है तो भी लिख सकते हैं। अगला है समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं जब दो रेखाओं उनके बीच की दूरी है, यदि किस आ जगह हैंग दिन समान रेखान भले कितनी आगे बढ़ाए दो, आ दूरी बीती रही जीती पहली शुरुआत में ही, तो वह है समांतर रेखाएं हैं दोनों आपस में। ठीक है। अब अगला प्रतिच्छेदी रेखा है, एलोसा। ये दो प्रतिच्छेदी रेखा यदि एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटती हैं तो वो रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं कहलाती हैं। बस हमें तो की गोनी है, सब नॉर्मली छोटा छोटा समझना है, एडो की गोनी है। और याद रखनी कि ये आपको ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आपको क्वेश्चन पूछेगा कभी कभी सीधी लाइन कि एक, जैसे अभी मैंने पहले नोट लगाया था कि एक बिंदु से होकर अनंत रेखाएं खींची जा सकती है, ऐसे पूछेगा वो कि एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती है, जहाँ 10 ऑप्शन में दे देगा और लिखेगा, ऐसे आपको याद रहे। अब अगला है वक्र।
वक्र रेखा वह रेखा है जो एक बिंदु और दूसरे बिंदु से टेढ़ी मेढ़ी होकर दिशा बदलती है, वक्र कहलाती है। यानी कि ये वाली जो ये क्या है, वक्र। अब है तिर्यक रेखा है, दो रेखाएं खींच दो और एक उसको काट दो। यानी कि ये रेखा जब दो या दो से अधिक रेखाओं को विभिन्न बिंदुओं पर काटे तिर्यक रेखा कहलाती है। सममांगी रेखाएं, जैसे ये रेखाएं सममांगी कहलाती है। जब दो या दो से अधिक रेखाएं एक बिंदु से होकर ये सारे इससे भी गुजरती है। भाई ये थोड़ा डायग्राम ऐसे बन गया, ये एक बिंदु से होकर गुजरती है तो ये सममांगी कहलाती है, दो या दो से अधिक रेखा। अब है संपाती, यानी कि एक रेखा इसी के ऊपर और एक इसी के ऊपर खींची गई है, वो संपाती आपको पता नहीं। जब एक ही रेखा पर अन्य एक और एक से अधिक रेखाएं होती है या रखी जाती है जैसे, तो वो संपाती रेखाएं कहलाती है। सब ये रेखा के बारे में तो आपको पूरा पता चल गया होगा। अब अगला अपना टॉपिक है, उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद। अब अगला अपना, पहला तो हो गया रेखा, अब अगला है कोण। वह आकृति, यानी कि कोण वह आकृति है जो उभयनिष्ठ बिंदु से प्रारंभ होने वाली दो किरणों से बनती है। उभयनिष्ठ ये वाला, जैसे ये नॉर्मली ये कोण है। अपन इसकी कोण की माप कैसे करेंगे और कोण की माप क्या है? किसी प्रारंभिक रेखा से अंतिम रेखा के बीच घूमी हुई कोणीय दूरी को कोण का माप किया जाता है। एक वर्त की परिधि 360 बराबर भागों में बांटने पर प्रत्येक कोण को एक अंश कहते हैं, जिससे 1 डिग्री प्रदर्शित करते हैं। अब अपने को ये तो समझ आ गया। अब अगला है कि कोण के प्रकार, कोण कितना प्रकार रहे, कोण केड़ा रहे, वे सब बताए दूँ आज इन वीडियो में। बस आप नहीं तो इस ध्यान रखना है, वीडियो ने पूरा देखना है और हमारे चैनल ने सब्सक्राइब करना है, वीडियो ने लाइक करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। धन्यवाद। अब पहला कोण, न्यून कोण, शॉर्ट में बताऊंगा, जट से बताऊंगा, नोट कर लेना आपने कि जिस कोण का माप 0 से 90 डिग्री के बीच हो वो कोण न्यून कोण कहलाता है। नंबर दूसरा, समकोण, जिस कोण का मान फिक्स 90 डिग्री हो, यानी कि 90 के बराबर हो, वो समकोण कहलाता है। दूसरा, अधिक कोण, वह कोण जिसका मान 90 से लेके 180 के बीच हो, इससे भी मतलब इससे समकोण या उससे 180 से कम इनके बीच में हो, वो अधिक कोण कहलाता है। समझ में आया? अब अगला है सरल कोण, या इसे कहते हैं स्क्रूज कोण, रिज्जु कोण या सरल कोण, जिस कोण का मान 360 से कम और 180 से अधिक होता है ये वाला कोण फिक्स 180 होता है। सरल कोण, ये एक रेखा है, इसके ऊपर ये वाला बनेगा, ये कोण क्या है? 180। अब है वृहत कोण, यानी कि प्रतिवर्ती कोण। अब इसका मान 360 से तो कम और 180 से ज़्यादा, ये कोण कहलाता। अब है संपूर्ण कोण, इसका मान 360 होता है। अब इनके जो कोणों के जो मान है और उनके जो कोणों के जो कैसे दर्शाते हैं, एक शॉर्ट में एक क्रम बता देता हूँ। जैसे पहले आपके आएगा समकोण, फिर उससे बड़ा है अधिक कोण, फिर उससे बड़ा है सरल कोण, या उससे बड़ा है बृहत कोण या प्रत्यावर्ती। ये कोणों का क्रम है। यहाँ पे अपन चाहें तो न्यून कोण लिख सकते हैं, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं, लिख भी सकते हैं। ये तो हो गया कोणों के जो मान है वो नॉर्मली याद रखना है, उनके मान कितने होते हैं। सरल कोण का मान 180 होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। त्रिभुज के बारे में भी बताऊंगा मैं, पहले एक एक करके टॉपिक ले लेता हूं, उसके बाद क्वेश्चनों को स्टार्ट करूंगा। जब भी क्वेश्चन आएगा उसके साथ में कोई भी जुड़ा हुआ टॉपिक होगा तो उसकी पूरी मैं व्याख्या कर दूंगा उस टाइम। अभी मैं नॉर्मली बता रहा हूँ, वो आपको करना है। अब अगला कि जो कोणों के युग्म होते हैं, यानी कि कौन कौन से कोण अपने साथ होते हैं और उनका मान 180 होता है, वो कोण या 90 होता है उनका कोणों का मान, वो आपको अब याद रखना है और नोट लगा के ज़रूरी लिखना है। ये अगर नोट लगा के आपने लिख लिया ना तो आपका कोई सवाल गलत नहीं होगा। आप
अब आपका है अगला पूरक कोण। पूरक कोण किसे कहते हैं? ऐसे वे दो कोण या ऐसे दो कोण जिनका जो माप है उनका योग कितना हो, 90 हो, एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? पूरक कोण, या फिर इसका एक और नाम है कोटि पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे मान लो मैं कह दूं 30 का पूरक कोण क्या होगा? नहीं, 60 का पूरक कोण क्या होगा? 30। 30 का पूरक कोण क्या होगा? 60। क्योंकि हमें क्या है पता कि पूरक कोण की परिभाषा है 90, उनका योग होना चाहिए ऐसे दो कोणों का। तो हमारे पास कह रहा है कि 60 का पूरक कोण, 60 का पूरक कोण कह रहा है, यानी 60 में कितना जोड़ा कि 90 आ जाए 30, वही हो रहा। समझ में आएगा? नॉर्मली अंतर और नॉर्मली समझनारी और अपनी गाँव वाली भाषा में वही है। नंबर दूसरो संपूरक कोण। संपूरक कोण एड़ा दो कोण जिनो मान 180, वाइज परिभाषा सेम कि 120 रो संपूरक कोण 60। क्यों कि 120 में कितना जोड़ा जने 180 आ जावे, 60 जोड़ दो 60 रो संपूरक कोण 120। बस समझ में आएगा? कोई की नहीं करना है, दोनों तो समझ में आएगा। अगलो आसन कोण। ओ आसन कोण वो आसन कोण है जो वो कोनी है आसन करे सड़ करे, वो कोनी है। वो आसन कोण अलग कोण है। दो कोणों दो जैसे कोण है वो आसन कोण कहलाते हैं यदि उनके मध्य क्या हो भाई, कंडीशन होनी चाहिए। ये दो वो क्या है? उन कोणों का एक उभयनिष्ठ शीर्ष हो। अगला उन कोणों की एक उभयनिष्ठ भुजा हो, तो वे एक दूसरे के आसन कोण कहलाते हैं। जैसे ये वाले, ये मान लो बीटा और ये अल्फा, अगर ये दोनों कोण आसन कोण कहलाएंगे जब क्या हो भाई, देखो भाई इन्हों एक तो शीर्ष है और ये शीर्ष, और इन्हें एक कोण और जो उभयनिष्ठ भुजा है वह उभयनिष्ठ है, तो इनमें नहीं काम आ रही, आप भुजा इनमें ही काम आ रही। यानी कि कोण अल्फा और कोण बीटा क्या है भाई? एक दूसरे के आसन कोण। समझ में आयो? वो तो था आसन कोण। अब अगलो रेखीय युग्म कोण। रेखीय युग्म कोण ऐसे दो कोण जो एक दूसरे के संपूरक हो। रेखीय युग्म कोण में इसकी परिभाषा क्या है? जो एक दूसरे के संपूरक हो तथा दोनों आसन कोण हो, वो क्या कहलाते हैं? रेखीय युग्म। अब याद रखना यहाँ पे संपूरक कोण हमेशा आसन कोण होते हैं, ये देख लो। इसके अनुसार अपन कह सकते हैं वो रेखीय युग्म है। रेखीय युग्म में क्या कंडीशन है? संपूरक कोण, और दोनों तो संपूरक कोण होने चाहिए और दोनों आसन कोण होने चाहिए, तो रेखीय युग्म कोण कहलाते हैं। जैसे ये डायग्राम इधर बना देता हूँ, ये अल्फा और ये बीटा, क्यू और ये आर। अब देख लो ये देखो एक ही बिंदु है, एक ही शीर्ष है, ये एक ही रेखा, तो ये हो गए दोनों आसन कोण संपूरक, यानी ये इसका और ये इसका कितना बचा? पूरा टोटल 180 होना चाहिए, ये हो गए संपूरक कोण और दोनों कंडीशन। तब ये क्या कहलाता है? रेखीय युग्म कोण भी कहलाता है। बस समझ में आ गया? ये आपको चौथा नंबर। पाँचवा नंबर कि शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको समझ लेना है, जरूरी है समझ लेना। इसके बाद भी और भी बहुत सारे कोण हैं, मैं कोशिश करूंगा कि इस वीडियो में आपको सारे बता दूं और ये पूरा टॉपिक कंप्लीट कर लूं। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर। धन्यवाद। अब अगला चलो, शीर्षाभिमुख कोण यानी कि दो रेखाएं पी क्यू और आर एस, दो रेखाएं आपको ये मान लो ये ओ बिंदु पर काटती है, तब आपको जो है ना ये एक बनेगा, ये एक बनेगा, और जो है ये वाला बनेगा, ये बना। तो शीर्षाभिमुख कोणों का योग, शीर्षाभिमुख कोणों का युग्म या जो इनका योग या एक दूसरे के मान, वो क्या होते हैं? वो एक दूसरे के परस्पर समान होते हैं। जैसे अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। तो यहाँ पे याद रखना अल्फा और बीटा हमेशा बराबर होगा, गामा और डेल्टा हमेशा बराबर होगा। समझ में आया आपको? बस इतना ही समझाना चाहता हूँ और शॉर्ट में समझा दिया शीर्षाभिमुख कोण। बस अब अगला जो नॉर्मली कोण है वो उनके कोणों के जो मान हैं वो बता देता हूँ कि कैसे निकालते हैं। और भी बहुत कुछ कोण है और भी बहुत है
कि कुछ अन्य कोण, जैसे क्रम दे देता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8, ये याद रखना है 8 कोण, ये भी 8 कोण, ये एक L ये M, ये दोनों रेखाएं हैं और ये N इसके ऊपर काट रही है। तो पहला इसका कोण आएगा वो है संगत कोण। संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। कौन कौन से हैं इसमें संगत कोण? कि कोण 1, कोण 5, तो इन प्रकार वही है। कोण 2, कोण 6, कोण 3 और कोण 7, कोण 4 और कोण 8, बस ये सारा संगत कोण समझ में आएगा। अब अगलो एकांतर कोण की नहीं करना है, मैं बताऊँ जो समझ लेना है आपने। एकांतर कोण यानी कि ये दोनों, तो इन दोनों आटला दोनों क्या रह जाए अपने 4 और 6। ये देखो एक तो है भाई कोण 3 बराबर कोण 5 और एक है कोण 4 कोण 6, ये है एकांतर कोण। समझ में आया? इन कोण तो सब रेखा संगत कोण तो यानी कि इन रेखा खींचड़ी और इन एक रेखा ये दोनों, खाली ये दोनों संगत कोण, यानी कि यही संगत यही संगत यही संगत यही संगत यही संगत ये सब। अब एण कोणार चित्र सीधो सीधो कई बनेला, ये दो रेखा खींच दी यानी कि ओ कोण यूं यूं ओ कोण एंड ओ कोण। समझ में आयो? ये है संगत कोण, एकांतर कोण सॉरी। अब है अंत कोण। अगला अंत कोण में कहीं गए हैं एक ही रेखा कि जो आप तिर्यक रेखा यानी कि ये वाली तिर्यक रेखा के एक ही ओर दो अंत कोणों का योगफल हमेशा याद रखना 180 होता है। नोट लगा के लिख लो फटाफट से। तो इसका मान कोण 4 और कोण 5 इनके अंदर अंदर का योग, इनका अंदर अंदर का योग कोण 4 और कोण 5 इनका योग हमेशा याद रखना 180 होता है। अंतः कोण। अब बाहरी कोण या बहिष्कोण नंबर 4, बहिष्कोण या बाहरी कोण। जो बहिष्कोण या बाहरी कोण यानी 1 और 8 और 1 और 8 एण कोणार योग 180 रहेला, ये बाहरी कोण योग कहलावे। ये 2 और 7 भी ले सको अटना फाड़ो। और अंदरोनी था अंत कोण, ये था अंत कोण महिला। अब एण में शीर्ष अभिमुख कोण, शीर्ष अभिमुख कोण 5 हो। शीर्ष अभिमुख कोण कहीं है 1 और 3 सीधो सीधो ये दो रेखा है भाई, वही शीर्ष अभिमुख कोण है कि नहीं है 1 और 3 ए लो सा। ये शीर्ष अभिमुख कोण क्या होते हैं? परस्पर समान होते हैं। शीर्ष अभिमुख कोण परस्पर समान होते हैं। इस वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिए, इसमें एक भी मैं क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा कि जो आपको समझ में नहीं आए। और आप इतना वीडियो को देखा है तो प्लीज़ चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए झट से। थैंक यू। अब अगला, ये तो हो गए सारे। अब अगला जो कि कोण है, भुजाएं हैं, कितने चतुर्भुज होते हैं, कितने भुजों के होते हैं वो भी बताऊंगा मैं। उससे आपको बहुत कुछ मिलने वाला है फ़ायदा कि कोणों का समद्विभाजक, कोणों का समद्विभाजक यानी कि कोणों का समद्विभाजक जब एक रेखा किसी कोण को 2 बराबर भागों में बांटती है, 2 बराबर भागों में विभाजित करती है या बांटती है, तो वह रेखा कोण का समद्विभाजक कहलाती है तथा दोनों कोण समद्विभाजक जो वह कोण है वो कहलाते हैं। ठीक है? और उनका मान हमेशा याद रखना कि इन दोनों कोणों का, जैसे मान लो ये रेखा इसको डिवाइडेशन कर रही है तो पी ओ क्यू ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर होगा और जो इसका मान है वो 1/2 इसका मान हो गया पी ओ क्यू आर। इसको मैं नाम दे देता हूँ, कौन से वाला? आर ओ क्यू पी, पी क्यू आर ओ। अब इसका मान और इसका मान, इसका मान और इसका मान बराबर, तो इसका मान जो हो जाएगा पी ओ आर, टोटल इसके बराबर हो जाएगा इन दोनों का मान 1/2। अब आपका अगला 2D या समतलीय आकृतियाँ, ये बात और ये अगले जो आपके टॉपिक हैं उनमें आपको हमेशा याद रखना है कि 2D और समतलीय आकृतियाँ में पहला है बहुभुज।
ये तो वैसे बहुत बड़ा टॉपिक है, फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि इसमें हो जाए आपका। बहुभुज, 3 या 3 से अधिक रेखाखंडों से घिरी आकृति को, 3 तो पहला त्रिभुज है, इन ज़्यादा घिरी आकृति को अपन बहुभुज के नाम से जानते हैं। तो बहुभुज निम्न प्रकार के हो सकते हैं, जैसे 1 2 3 4, ये भी हो सकता है बहुभुज, ये भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। ये सारे बहुभुज कहलाते हैं। अब इनके जो प्रकार है, नाम है, वो एक एक करके मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लेना। पहला है उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज, यदि बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोणों का मान 180 से कम हो तो इस प्रकार के बहुभुज को उत्तल बहुभुज कहते हैं। समझ में आया? ABCDEF, ये। अब है अवतल बहुभुज नंबर 2। यदि बहुभुज के कम से कम एक अंतःकोण का मान 180 से ज़्यादा हो, कम से कम एक, यदि बहुभुज के कम से कम एक अंतःकोणों का मान या कोण का मान 180 से ज़्यादा हो तो उसे अवतल बहुभुज कहते हैं। और उत्तल क्या था? उसके यदि प्रत्येक अंतःकोणों का मान 180 से कम होना चाहिए और ये 180 से ज़्यादा होना चाहिए। अवतल और उत्तल में समझ आ गया आपको डिफरेंट। अब अगला समबाहुभुज। ये याद रखना, ना पूरी सारणी बता देता हूँ आपको। उससे पहले इसकी परिभाषा बता देता हूँ कि वह बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं एवं सभी आंतरिक कोण आपस में बराबर होते हैं। सभी भुजाएं और सभी आंतरिक कोण आपस में बराबर होते हैं, वो समबाहुभुज कहलाता है। अब समबाहुभुज की जो संख्या है, यानी कि समबाहुभुज की जो संख्या है वो 3 होगी, तो उसमें बहुभुज का जो यार उसका नाम होगा, पूरा लिख देता हूँ। इधर तो है बहुभुज में भुजाओं की संख्या, बहुभुज में भुजाओं की संख्या, और इधर है उसका जो नाम कि उसे हम क्या कहेंगे वो। यदि 3 भुजा है तो त्रिभुज, 4 भुजा है तो चतुर्भुज, 5 भुजा है तो पंचभुज, 6 भुजा है तो षटभुज, 7 भुजा है तो सप्तमभुज, 8 भुजा है तो अष्टमभुज। 9 का तो इसका कुछ है नहीं, अभी आपके लिए नहीं है। 10 का बता देता हूँ सीधा, 10 भुज, सीधा सीधा ऐसे। अब इनके जो सभी के लिए, इन सभी के लिए आपको एक ही कंडीशन और एक ही सूत्र फॉलो करना है इन सब के लिए। वो है ये कि बहुभुज के सभी बाहरी कोणों का योग होता है 360, और n बहुभुज वाले समबाहुभुज के लिए n, यानी कि n वही जो कितनी संख्या है वो, n बहुभुज वाले सभी बहुभुज के लिए, n भुजाओं वाले बहुभुज समबाहुभुज के लिए जो आपका बाहरी कोण, प्रत्येक बाहरी कोण होता है वो 360/n भाग देना है। प्रत्येक अंतःकोण का जो मान है वो n-2 × 180/n, तथा सभी अंतःकोणों का योग, ये तो था प्रत्येक अंतःकोणों के लिए, और सभी अंतःकोणों का योग ज्ञात करना है तो n-2 × 180, या फिर आप इसको लिख सकते हो n-4 × 90, मतलब 90। ये सूत्र उसके जो प्रत्येक अंतःकोणों का मान निकालने के लिए और ये सभी अंतःकोणों का योग निकालने के लिए या तो ये सूत्र फॉलो करो या, और इन सब में याद रखना n का मान वो है जो उसकी भुजाओं की संख्या है, वो उसका n का मान है। अब अगला, यदि n भुजा वाले बहुभुज के विकर्णों की संख्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन कई बार मैंने खुद ने एग्जाम दे के देखा है कि इससे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो n तो वही संख्या, और n भुजा वाले बहुभुज जो है उसके विकर्णों की संख्या n-1/2 पूरे में से माइनस और n, या फिर इसको आप सॉल्व कर लो, या तो ऐसे, या फिर इसको मैं सीधा ही लिख देता हूँ सॉल्व किया हुआ, n-3/2, ये उसका सूत्र है सीधा। यदि n भुजा वाले बहुभुज का जो विकर्णों की संख्या निकालनी है वो ये। समझ में आ गया? ये तो था आपका आज का टॉपिक। अब जो अगला है कल का, उसके अनुसार इसके ज्यामिति वाला ही है, थोड़ा बच गया है
वो मैं बाद में ले लूँगा, जब त्रिभुज और ये त्रिभुज से संबंधित जो भी और बचे हैं वो सारे ले लूँगा। धन्यवाद दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो के बाद, तब तक के लिए जय हिंद।